चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं रिवीजन अपने चैप्टर ऑफ जॉब वर्क का। सर, जॉब वर्क का चैप्टर का लिंकिंग दे दीजिए, उसके बाद रिवीजन करेंगे। यस बाबा, रिवीजन करेंगे जॉब वर्क का कंप्लीटली। पहले आप लिंकिंग ले लीजिए। हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट होता है। इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार अगर आपको वैल्यू मालूम चल गया तो आप रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। और सर उसके बाद मेंटेन करोगे अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और गुड भेज दोगे अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। सर गुड्स भेजने से पहले, गुड्स भेजने के बाद सर अब क्या करोगे, अब आपका लायबिलिटी आ जाएगा। लायबिलिटी टू पे आता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सुनिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, 18 हम पढ़ते हैं। उसके साथ एक अटैच चैप्टर होता है जिसका नाम होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क सेक्शन नंबर 19 कवर करता है, लेकिन सेक्शन नंबर 19 ये बोलता है कि गुड्स अगर जॉब वर्क पे भेजते हो तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन सर गुड्स भेजना कैसे है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सेक्शन नंबर 143 आपको बताएगा। उसके अलावा एक रूल नंबर 45 भी आता है जो बेसिकली कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। वो बताता है कि जब आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो तो डिलीवरी चालान साथ में भेजिएगा, वगैरह वगैरह। चलिए बाबा पढ़ते हैं जॉब वर्क के बारे में। जॉब वर्क सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 143 रेड विथ सेक्शन नंबर रूल नंबर 45। ठीक है सर, चलिए आ जाइए जॉब वर्क में। पहला बात, जॉब वर्क। सर जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अगर आप किसी और के गुड्स के ऊपर कर रहे हो तो सर आप उसे जॉब वर्क करके दे रहे हो। ट्रीटमेंट और प्रोसेस किसी और के गुड्स के ऊपर करना जॉब वर्क होता है। ठीक है सर, अब चलिए समझते हैं। ये एक जॉब वर्कर है, ये एक प्रिंसिपल है। तो पहले सेक्शन नंबर 19 आता है। सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 19 बोलता है अगर इसे गुड्स मिले, प्रिंसिपल ने गुड्स खरीदे सप्लायर से, चाहे इनपुट्स लिए चाहे कैपिटल गुड्स लिए, उसका आईटीसी ले लेगा। ठीक है सर, उसके बाद जब ये गुड जॉब वर्क को भेजेगा तो सेक्शन नंबर 143 का प्रोसीजर फॉलो करते हुए भेजेगा। तो सेंडिंग ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क इज नॉट ए सप्लाई, याद रखिएगा। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 143 का प्रोसीजर बताता है कि जब आप गुड्स या इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेज रहे हो जॉब वर्क के लिए तो क्योंकि वो सप्लाई नहीं है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भेज सकते हो। लेकिन सर साथ में आपको 2 डिलीवरी चालान की कॉपीज देने पड़ेंगी। ये डिलीवरी चालान रूल नंबर 45 के अंडर इशू किया जाता है, लेकिन इसमें कंटेंट वही होता है जो डिलीवरी चालान अंडर रूल नंबर 55 के होते हैं। और हेंस इसको आप रूल नंबर 55 का चालान बोल दीजिए या रूल नंबर 45 का चालान बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है सर, अब एक काम कीजिएगा, जब आप जॉब वर्क के लिए चालान भेज रहे हो, गुड्स भेज रहे हो, तो डिलीवरी चालान का 2 कॉपीज के साथ भेज दीजिएगा। प्लस ऑनलाइन जाके एक इंटीमेशन देना पड़ता है। क्वार्टरली इंटीमेशन होता था पहले, ये अब इसको हाफ ईयरली और एनुअली कर दिया है। ठीक है सर, उसके बाद आपको ई वे बिल भी साथ में लगा के भेजना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब जब एक प्रिंसिपल गुड जॉब वर्क के लिए भेजेगा, सेंडिंग ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क इज नॉट ए सप्लाई, लेकिन जब आप भेज रहे हो जॉब वर्क के लिए तो साथ में एक डिलीवरी चालान लगाइएगा। उसे हम रूल नंबर 45 का डिलीवरी चालान, रूल नंबर 45 का जॉब वर्क चालान भी बोलते हैं। और सर साथ में एक इंटीमेशन आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, लेकिन ये जो ऑनलाइन इंटीमेशन है ये आजकल हाफ ईयरली एंड एनुअली हो गया है। प्लस आपको ई वे बिल लगाना पड़ेगा। ई वे बिल अगर जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजते हो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट के केस में अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है तो ही ई वे बिल देना है। इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में मैंडेटरी होता है ई वे बिल अटैच करना। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब गुड्स जब जॉब वर्कर के पास चले गए, याद रखिएगा या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होता है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 20 लाख और 10 लाख होता है। सर जॉब वर्कर का रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 22 बोलता है अगर उसका टर्नओवर ग्रेटर देन 20 लाख और 10 लाख है, 20 लाख इन ऑल द अदर स्टेट, 10 लाख इन एम स्क्वायर एनटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के केस में 10 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, तो सर अगर सेक्शन नंबर 22 में उसने 20 लाख और 10 लाख क्रॉस कर दिया, इंट्रा स्टेट के केस में अगर उसने 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर दिया तो कंपल्सरी तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 21। लेकिन इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेक्शन नंबर 22 में इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस को अप टू 20 लाख और 10 लाख एग्जम्पशन दिया गया है। हेंस
जॉब वर्कर चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई करे चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करे, उसके लिए 20 लाख और 10 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होता है। यस सर। और अनरजिस्टर्ड कब होगा? जब उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब गुड्स जब जॉब वर्कर के पास पहुंच गए, अगर आपने गुड्स उसे भेजा है तो सर उसे जॉब वर्क करके आपको रिटर्न कर देना है। कितने दिन में रिटर्न करना है? इनपुट्स 1 साल में रिटर्न कर देने हैं और कैपिटल गुड्स आपको 3 साल में रिटर्न कर देने हैं। आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, या आप गुड्स का बिल ले लीजिए, सप्लायर को बोल दीजिए आपको बिल दे देगा और आप डायरेक्टली गुड्स जॉब वर्कर को भिजवा सकते हो। सर जॉब वर्कर को गुड्स डायरेक्टली कैसे भिजवाएं? जब आप गुड्स जॉब वर्कर को डायरेक्टली भिजवाते हो तो आपको बस इतना ही करना है, सप्लायर को बोलना है कि सर आप मुझे काम कीजिए, मुझे बिल दे दीजिए और गुड्स को डायरेक्टली भेज दीजिए जॉब वर्कर को। जब आप गुड्स को जॉब वर्कर को भेजोगे तो सर जो सप्लायर है वो जब भेज रहा होगा तो कैसे भेजेगा? इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। उस केस में एक कॉपी ऑफ इनवॉइस लगा देगा, उसके साथ सर जॉब वर्कर का नाम एंड एड्रेस कंजाइन डाल देगा। उसके बाद आपको डिलीवरी चालान बना के डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजना है, प्लस एक ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर अगर मैंने इंपोर्ट किया गुड्स और डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा हूं तो याद रखिएगा गुड्स जो है वो मूव हो जाएगा अलॉन्ग विथ ए कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। गुड्स जो है वो मूव हो जाएगा अलॉन्ग विथ ए कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री प्लस डिलीवरी चालान आपको डायरेक्टली उसे बना के भेज देना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। प्लस ई-वे बिल का जरूरत तो पड़ेगा ही। अब सुनिए, जब गुड्स जॉब वर्कर को पहुंच गए, या तो आप एक काम कीजिए, उसे बोलिए जॉब वर्क करके आपको गुड्स रिटर्न कर दे। जॉब वर्क करके गुड्स रिटर्न कर देगा विद इन 1 ईयर और 3 इयर्स में कैपिटल गुड्स। अगर नहीं कर पाया तो सर उसे एक्सटेंशन दे सकते हैं, कमिश्नर दे सकता है एक्सटेंशन 1 ईयर और 2 इयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स का। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला है या तो आप गुड्स को वापस ले आइए, अगर आपने गुड्स को वापस ले आया तो आप उसे सेल कर दीजिए। आप प्रिंसिपल गुड्स को जब सेल करेगा तो सर इट इज अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेल आफ्टर जॉब वर्क इज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। ठीक है सर। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि सर जॉब वर्क प्रोविजन सिर्फ एक रजिस्टर्ड प्रिंसिपल पे ही, रजिस्टर्ड पर्सन पे ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है सर। सर अब जॉब वर्कर ने जॉब वर्क कर दिया, या तो गुड्स मैं वापस लाके भेज दूंगा, लेकिन ऐसा भी कर सकता हूं कि वहां से डायरेक्टली सप्लाई कर दिया। अगर जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली सप्लाई कर दिया तो ये जो बायर है ये किसका बायर है? ये प्रिंसिपल का बायर है। एंड हेंस सर इस केस में क्या होगा? प्रिंसिपल ही डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर देगा, बस गुड्स यहां से चला जाएगा जॉब वर्कर के प्रेमाइस से बायर के पास। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बायर किसका बायर है? प्रिंसिपल का बायर है। ठीक है सर। तो ये डायरेक्ट सप्लाई भी होना चाहिए विद इन 1 ईयर और 3 ईयर। सर प्रिंसिपल इनवॉइस बनाएगा, अग्रीगेट टर्नओवर ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा, लेकिन सर जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली सप्लाई करना तभी पॉसिबल है जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, या फिर जॉब वर्कर का प्रेमाइसिस को आपने डिक्लेयर, जॉब वर्कर अगर अनरजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर का प्रेमाइसिस को आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया है, या फिर एक एक्सेप्शन भी है यहां पे, अगर गुड्स वो है, आप वो गुड्स के सप्लाई में इन्वॉल्व हो जो नोटिफाइड बाय द कमिश्नर है, तो उस केस में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली सप्लाई भी कर सकते हो। सर अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है और अनरजिस्टर्ड है, उसके प्रेमाइस से कैसे सप्लाई करूं? उस केस में आपको गुड्स वापस लाके ही सप्लाई करने पड़ेंगे, या जॉब वर्कर को बोलिए कि आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, नहीं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दूसरे स्टेट में दिखाना तो पॉसिबल नहीं होता। अगर जॉब वर्कर डिफरेंट स्टेट में है, डिक्लेयरिंग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नॉट पॉसिबल। हेंस आइदर जॉब वर्कर शुड टेक रजिस्ट्रेशन या फिर आपको गुड्स वापस लाके फिर सप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है सर। एक बात बताइए सर, ये जो सप्लाई हुआ इसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हाथ में देखा जाएगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल के हाथ में देखा जाएगा। सर एक बात बताइए, क्या जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता हूं? यस बाबा, आप जॉब वर्कर के प्रेमाइस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, आप ही इनवॉइस बनाओगे, आप ही एलयूटी बॉन्ड दोगे, आप ही आईजीएसटी का पेमेंट करोगे। एक्सपोर्ट 1 ईयर या 3 इयर्स में हो जाना चाहिए। ये सप्लाई प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा, एलयूटी या बॉन्ड भी प्रिंसिपल देगा। अगर आईजीएसटी पेमेंट करके सप्लाई करना है तो आईजीएसटी भी प्रिंसिपल ही पेमेंट करेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर जॉब वर्कर के प्रेमाइस से एक्सपोर्ट करना है या डायरेक्टली सप्लाई करना है तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या जॉब वर्कर के प्रेमाइस को आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर एक बात बताइए, जॉब वर्कर ने एक बार अपना ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर लिया, यहां से क्या दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स जा सकता है? यस बाबा, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? ये जब गुड्स मूव हो रहे हैं तो डिलीवरी चालान होना चाहिए। डिलीवरी चालान या तो जॉब वर्कर, ये जॉब वर्कर नंबर 1 इशू कर दे या प्रिंसिपल इशू कर दे, लेकिन जॉब वर्कर
से दूसरे जॉब वर्कर को अगर जा रहा है तो डिलीवरी चालान होना जरूरी है। ऑल्टरनेटिवली जो पुराना डिलीवरी चालान प्रिंसिपल ने दिया था वो भी एंडोर्स करके गुड्स भेजे जा सकते हैं इस जॉब वर्कर के द्वारा दूसरे जॉब वर्कर को। सर लेकिन अगर गुड्स पीस मील में जा रहे हैं, मैंने 1000 कपड़े का मटेरियल भेजा है, 100 शर्ट बना के आपने सामने भेज दिए, 100 करके भेज रहे हो, तो उस केस में जब पीस मील में जा रहा है तो पुराना डिलीवरी चालान एंडोर्स करना पॉसिबल नहीं है, नया डिलीवरी चालान ही बनाना पड़ेगा, चाहे प्रिंसिपल बनाए चाहे जॉब वर्कर नंबर 1 बनाए। उसके बाद सर गुड्स जब यहां आ गए, यहां से क्या मैं डायरेक्टली सप्लाई कर सकता हूं? यस बाबा, यहां से भी आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो। ये जो बायर है ये किसका है? प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल ही इनवॉइस देगा, प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में ये टर्नओवर आएगा, बस गुड्स यहां से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो जॉब वर्कर है इसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, या इसका प्रेमाइसिस को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर गुड्स वैसे गुड्स होने चाहिए जो नोटिफाइड बाय द कमिश्नर है। ठीक है सर, यहां से जॉब वर्कर के प्रेमाइस से क्या मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं? सेम टू सेम बाबा, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। 1 साल में और 3 साल में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो या जॉब वर्कर का प्रेमाइस को आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये ऐसे गुड्स हैं जो नोटिफाइड बाय द कमिश्नर है, तो उस केस में जॉब वर्कर के प्रेमाइस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब एक्सपोर्ट हो रहा है प्रिंसिपल ही इनवॉइस बनाएगा, प्रिंसिपल ही एलयूटी या बॉन्ड देगा। अगर आईजीएसटी पेमेंट करना है तो प्रिंसिपल ही आईजीएसटी का पेमेंट भी करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर एक बात बताइए सर, ये जो आप बोल रहे हो कि गुड्स जाएंगे जॉब वर्कर को और वापस आ जाने चाहिए, याद रखिएगा हमेशा अगर आपने गुड्स भेजे हैं, उस केस में जब आपने डिस्पैच किया उसके 1 साल या 3 साल में वापस आ जाने चाहिए। सर अगर जॉब वर्कर ने डायरेक्टली रिसीव किया है, मतलब बिल टू शिप टू का मॉडल है, उस केस में आपको इनवॉइस मिला और गुड्स डायरेक्टली मूव हो गए हैं, उस केस में याद रखिएगा जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हो गए, रिसीट से 1 ईयर और 3 इयर्स में वापस आ जाने चाहिए। सर अगर नहीं आए, याद रखिएगा इफ गुड्स आर नॉट रिसीव बैक और डायरेक्टली सप्लाई, आपने उधर से डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया 1 साल या 3 साल या एक्सटेंडेड पीरियड जो आपको कमिश्नर ने दिया है उस टाइम में अगर आपने नहीं किया है, तो सर आपको याद रखना है इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई। तो सर मैंने जब गुड्स भेजे उसके 1 साल और 3 साल में वापस नहीं आए, या उसने जब डायरेक्टली रिसीव किया उसके 1 साल या 3 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव अगर आपको वापस नहीं आए, तो उसको डीम्ड सप्लाई मानते हुए, डीम्ड सप्लाई कब मानेंगे? जब 1 साल या 3 साल पहले आपने भेजे थे या जॉब वर्कर ने रिसीव किए थे, तब उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। और आज आपको उसको तब सप्लाई मान लिया जाएगा, और आज आपको उस टाइम की सप्लाई को आज अपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 साल या 3 साल का डिले कर रहे हो, आपको विद इंटरेस्ट जीएसटी पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई व्हेन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स वर सेंड आउट, प्रिंसिपल टू रेज द टैक्स इनवॉइस, डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1 एंड पे द जीएसटी अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है सर, लेकिन ये जो रिसीव बैक का कंडीशन है कि 1 साल और 3 साल में वापस लाना है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा एप्लीकेबल नहीं होता मोल्ड, डाई, जेक्स, फिक्सचर, टूल्स वगैरह के केस में। मोल्ड, डाई वगैरह कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन इनको 3 साल में वापस लाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार काम हो जाए उसके बाद वापस ले आइएगा, लेकिन 1 साल या 3 साल का कंडीशन जो होता है मोल्ड, डाई, जेक्स, फिक्सचर्स वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, जॉब वर्कर के प्रेमाइस में कभी कभी क्या होता है, जब जॉब वर्क होता है तो कचरा जनरेट हो जाता है। तो याद रखिएगा जो भी वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेट हो रहा है, वेस्ट एंड स्क्रैप जो जॉब वर्कर के प्रेमाइस में जनरेट हो रहा है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर उस पर जीएसटी देगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, आपको कचरे को वापस लाने का जरूरत नहीं है, जॉब वर्कर के प्रेमाइस से भेज दीजिए, लेकिन आपको जीएसटी देना पड़ेगा। प्रिंसिपल जीएसटी पे करेगा अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है। याद रखिएगा इस केस में, इन केस ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, नो नीड टू डिक्लेयर जॉब वर्कर प्रेमाइसेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वहां से आप कचरा बिना उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसके प्रेमाइसेस को डिक्लेयर किए भी बेच सकते हो। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर देगा। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, आप वहां से कचरे को बेच दीजिए और आप जीएसटी दीजिए, उसकी प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा जॉब वर्कर जब जॉब वर्क करके गुड्स वापस देगा आपको, तो जॉब वर्कर क्योंकि आपके गुड्स के ऊपर ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा है, हमेशा वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। हो सकता है उसने आपके लिए जींस पैंट सिलाई करके दिया, आपके लिए जॉब वर्कर ने जींस पैंट सिलाई किया, तो उसने कुछ मटेरियल वगैरह खरीदा, तो जो मटेरियल, जो इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर खरीदेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो उसे आईटीसी मिल जाएगा। बस उतना ही ध्यान रखिएगा, गिविंग ऑफ सर्विसेज बाय द जॉब वर्कर इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, हो सकता है कि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो उसने कुछ इनपुट्स वगैरह खरीदे हो, जो भी इनपुट्स वगैरह खरीदे हैं उसके लिए उसको पूरा आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो वो जो भी यूज करेगा उसे उसका आईटीसी मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए एक छोटा सा बात का ध्यान रखिएगा, ये जब
गुड जाते हैं जॉबर के लिए तो डिलीवरी चालान के साथ इंटीमेशन लगाते हो। ये जो इंटीमेशन है सर, ये इंटीमेशन का आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी आईटीसी 04 में इंटीमेशन जाता है। ये इंटीमेशन में आप बताते हो कि सर क्या क्या गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेजे, क्या क्या गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को रिसीव हो गए, सर क्या क्या इनपुट्स या कैपिटल गुड्स बेसिकली एक जॉब वर्कर ने दूसरे जॉब वर्कर को भेज दिए। ये सारा डिटेल्स बेसिकली आपको जीएसटी आईटीसी 04 में डिस्क्लोज करना पड़ता है। ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी इंक्लूडेड इन आईटीसी 04। स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है? स्पेसिफाइड पीरियड अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप हो गए छोटे पर्सन एज पर जीएसटी, और आपको एनुअली एक बार देना पड़ता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च का पूरा जितना गुड्स भेजा, जितना गुड्स वापस रिसीव किया, सारा डिटेल एक बार देना पड़ता है बाई 25 ऑफ अप्रैल। पूरा साल का बाई नेक्स्ट ईयर 25 ऑफ अप्रैल दोगे तो चलेगा। ठीक है सर, अगर मेरा टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, बड़े आदमी हो गए हो आप, आपको साल में 2 बार फाइल करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 04 हाफ ईयरली, अप्रैल टू सितंबर के लिए 25 ऑफ अक्टूबर एंड सर अक्टूबर टू मार्च के लिए 25 ऑफ अप्रैल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंट्स रखना है रिलेटिंग टू इनपुट एंड कैपिटल गुड्स वो कौन रखेगा? सर प्रिंसिपल ही रखेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। हमेशा एग्जाम के लिए सर कैसा चैप्टर है? बी ग्रेडेड चैप्टर है, 4 मार्क पूछ लेते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे आपको क्या किस चीज का ध्यान रखना है? नंबर 1 कि सर कितने टाइम में गुड्स को वापस लाना है? 1 साल में इनपुट को, 3 साल में कैपिटल गुड्स को वापस ले आना है। कौन एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट को? एक्सटेंशन दे सकता है कमिश्नर 1 ईयर और 2 इयर्स का, 2 इयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। सर 1 साल में अगर वापस नहीं आया या 3 साल में वापस नहीं आया तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? यस बाबा, सप्लाई मान लिया जाएगा। जब आपने ओरिजिनली भेजा था तो उसको भेजने के समय को मान लिया जाएगा, बेचा था, भेजा नहीं था, एंड आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर ये 3 साल और 1 साल कब से कैलकुलेट करेंगे? जब आपने गुड्स भेजे तब से देखा जाएगा, या जब डायरेक्ट रिसीट हुआ तब से देखा जाएगा, 1 ईयर और 3 ईयर। और एक बच्चे को डाउट आता है कि सर प्रिंसिपल ने गुड्स एक जॉब वर्कर को भेजा, दूसरे जॉब वर्कर को भेजा, फिर तीसरे जॉब वर्कर को गया, क्या 1 साल एडिशन होते रहेगा? नहीं बाबा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जब गुड्स भेजा उसके 1 साल और 3 साल में वापस आ जाना चाहिए, चाहे वो 5 जॉब वर्कर को जाए, चाहे 10 जॉब वर्कर को जाए। आपके प्रेमाइस से निकला है 1 साल और 3 साल में वापस आ जाना चाहिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं 1 साल और 3 साल का टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं मोल्ड डाइज वगैरह के बारे में, उसका ध्यान रखिएगा कि मोल्ड डाइज वगैरह के लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जब काम हो जाए तब वापस ले लीजिएगा। ठीक है सर, उसके बाद वेस्ट एंड स्क्रैप के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मेरे को लगता है ये जो इंटीमेशन है इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बस बाबा बस, यहां मैं अपना चैप्टर ऑफ जॉब वर्क का डिस्कशन या रिवीजन क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।